दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रतिदिन आप सबके लिए आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने न्यायपालिका इस वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका जो आज का मेन टॉपिक है न्यायपालिका के कार्य। जी हाँ दोस्तों, आजकल हमारी न्यायपालिका ये वीडियो सीरीज चल रही है और इसी वीडियो सीरीज का ये चौथा पार्ट है, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं न्यायपालिका के कार्य के बारे में। पिछली 3 वीडियो में हम न्यायपालिका के विभिन्न भाग जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उनके कार्य और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति और उसके बाद उनको पद से हटाया जाना, महाभियोग, ये सब प्रक्रियाएं और इस सब बातों को हमने आपसे डिस्कस किया। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं न्यायपालिका के कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, न्यायपालिका निम्नलिखित कार्यों का संपादन करती है। इनमें सबसे पहले आता है मुकदमे का निर्णय करना। सबसे पहला जो कार्य है न्यायपालिका का, वो है न्यायपालिका का मुकदमे का निर्णय करना। व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो कानून का पालन नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उन्हें कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उन लोगों को दंडित करती है जो कि कानून का पालन नहीं करते हैं। देखिए, नहीं कानून का पालन नहीं करते या कानूनों के विरुद्ध आचरण करते हैं। अब देखिए, इसके अतिरिक्त न्यायपालिका दीवानी या फौजदारी मामलों से संबंधित विवादों का निर्णय देती है। अब अगला टॉपिक है संवैधानिक कानून की व्याख्या करना। देखिए, न्यायपालिका का अगला कार्य है संवैधानिक कानून की व्याख्या करना। भारत में व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। मतलब व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों एवं नियमों की व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है भारत में। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। संविधान में उल्लिखित 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का कार्य भी न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है परमादेश संबंधी कार्य। यह है परमादेश संबंधी कार्य। देखिए, न्यायपालिका परामर्श देने का कार्य करती है। परामर्श संबंधी कार्य में न्यायपालिका परामर्श देने का भी कार्य करती है। हमारे देश का उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में परामर्श दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन सलाह राष्ट्रपति माने ही ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है संविधान की संरक्षिका। लिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है। संविधान की संरक्षक होती है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसा कानून जो संविधान के विरुद्ध हो, न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। लेख जारी करना। अगला जो न्यायपालिका का कार्य है वो है लेख जारी करना। सामान्य नागरिकों या सरकारी अधिकारियों द्वारा जब अनुचित या अनधिकृत कार्य किया जाता है तो न्यायपालिका
उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करती है। देखिए 5 प्रकार के रिट जारी करती है न्यायपालिका। अब देखिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। भारत का उच्चतम न्यायालय अभिलेख रिकॉर्ड, जिसे इंग्लिश में रिकॉर्ड कहा जाता है, न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय का यह तात्पर्य है कि न्यायालय के समस्त निर्णयों को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और इन निर्णयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपनी मानहानि के लिए किसी भी व्यक्ति को जुर्माना अथवा कारावास का दंड दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं उन्हें अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और निचली अदालतों में उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्णय है उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके आधार पर निचली अदालतें अपना निर्णय सुनाती हैं। अब देखिए न्यायिक सक्रियता एवं जनहित याचिका की बात कर लेते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या होती है और जनहित याचिका क्या होती है, इस बात को हम देख लेते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। अपने अधिकारों का उल्लंघन होने या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए न्यायालय जा सकता है। 1979 में इस धारणा में बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। देखिए 1979 में इस धारणा में बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः देखिए चूंकि इस प्रकार के मामले में जनहित से संबंधित मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इस प्रकार के मामलों को ही जनहित याचिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये जो याचिकाएं थी ये पीड़ित लोगों के द्वारा नहीं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दायर की गई थी और ये जो है जन समुदाय से संबंधित थे, इसलिए इन्हें जो है जनहित याचिका के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए भारत में इसकी शुरुआत मतलब जनहित याचिका की शुरुआत भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर बिहार की जेल में बंदी रखे गए विचाराधीन कैदियों के मामले में हुई। देखिए भारत में इसकी शुरुआत यानी जनहित याचिका की शुरुआत भागलपुर बिहार की जेल में बंदी रखे गए विचाराधीन कैदियों के मामले में हुई। भारत में लोकहितवाद शुरू करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के भारत में लोकहितवाद शुरू करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को जाता है। पी.एन. भगवती ने इसका उल्लेख निम्न प्रकार से किया है। यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसकी क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन कर सकता है। इसी को न्यायिक सक्रियता भी कहा जाता है। जनहित याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों
में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। देखिए जनहित याचिका, ये कई बार ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जनहित याचिका कहाँ पे दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि जनहित याचिका के मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जनहित याचिका के मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, आगे बात कर लेते हैं हम न्यायिक सक्रियता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी। न्यायिक सक्रियता का मानव जीवन पर प्रभाव देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता का मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव है, देखिए पहला प्रभाव है, उच्चतम न्यायालय ने जनहित विवादों को मान्यता प्रदान की है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह अथवा वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनों अथवा संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। मतलब उच्चतम न्यायालय ने जनहित विवादों को मान्यता प्रदान कर दी है और उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह अथवा वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनों अथवा संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की नवीन व्याख्या की है। देखिए उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की नवीन व्याख्या की है तथा आम आदमी के जीवन व सुरक्षा को वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है। जो अनुच्छेद 21 का उच्चतम न्यायालय ने नई व्याख्या की है उसमें जो है आम आदमी के जीवन व सुरक्षा को वास्तविक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अब अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय ने नागरिकों की गरिमा व प्रतिष्ठा की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों की गरिमा तथा प्रतिष्ठा की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला कार्य देख लेते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि कार्यपालिका के स्व विवेक पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। देखिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्णतः इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कार्यपालिका के स्व विवेक पर नियंत्रण किया जाना चाहिए और जो है न्यायपालिका इस बात को ध्यान में रखती है हमेशा और जो है कार्यपालिका के स्व विवेक पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। अब देखिए जनहित याचिकाओं के महत्व की बात हम कर लेते हैं कि जनहित याचिकाओं के महत्व क्या है। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, सामान्य जनता की आसान पहुंच। जनहित याचिका का पहला लाभ यह है कि सामान्य जनता की आसान पहुंच होती है इसमें। देखिए जनहित याचिकाओं द्वारा आम नागरिक भी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से न्याय के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकता है। जनहित याचिकाओं के लिए किन्हीं विशेष कानूनी प्रावधानों के चक्कर में उलझना नहीं पड़ता है और व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। मतलब जनहित याचिका के मामले में किसी व्यक्ति को ज्यादा कानूनी दांवपेच के चक्कर में नहीं उलझना पड़ता है और सीधे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में आदमी अपनी जनहित याचिका दायर कर सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। अगला पॉइंट है शीघ्र निर्णय। अगला लाभ है जनहित याचिका का कि इसमें निर्णय शीघ्र होता है। जनहित याचिकाओं पर न्यायालय तुरंत न्यायिक प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। देखिए जनहित याचिकाओं पर न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ कर देता है तथा उन पर जल्दी ही सुनवाई होती है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 तथा 32 की राज्य द्वारा अवज्ञा के मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। देखिए उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 32 की राज्य द्वारा अवज्ञा के मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है।
अगला पॉइंट है प्रभावी राहत। देखिए, प्रभावी राहत अधिकांश जनहित याचिकाओं में यह देखने को मिलता है कि इसमें पीड़ित पक्ष को बहुत अधिक राहत हो जाती है तथा प्रतिवादी को सजा देने का भी प्रावधान है। अब देखिए अगला चौथा पॉइंट है, इसमें कम व्यय होता है। जनहित याचिकाओं में याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। यदि न्यायालय याचिका को निर्णय के लिए स्वीकार कर लेता है तो उस पर तुरंत कार्यवाही के कारण शीघ्र निर्णय हो जाता है। मतलब कि जनहित याचिका की जो कार्यवाही होती है उसमें बहुत कम खर्चे होते हैं और इसमें तुरंत जो है फैसला आ जाता है और बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है लोक अदालतें। जो है लोक अदालतें, ये हम अगली वीडियो में अपने कवर करेंगे। इसकी लोक अदालतों पे हम अपनी वीडियो कल आपके सामने लेकर आएंगे। आज की ये वीडियो यहीं संपन्न करने की हम आपसे इजाजत चाहते हैं, क्योंकि अगर लोक अदालत इस टॉपिक को भी हम इसी वीडियो में कवर करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। इसलिए आज की ये वीडियो यहीं संपन्न करने की हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चलने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं संपन्न करने के लिए हमें इजाजत दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।